इस समय मैं जोबट में हूँ और यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 यानी 18वीं लोकसभा के लिए एक चुनावी चौपाल के जरिए हम यहाँ संवाद करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग आज़ाद उद्यान में हमारे साथ मौजूद हैं, तो बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है। शुरुआत करेंगे माधव सिंह जी डाबर हमारे साथ में हैं। दादा, इस चुनाव में क्या मुद्दा है? आप बीजेपी से हैं तो क्या मुद्दा है? हमारे मुद्दे जो हैं वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी पर हमारी सरकार दिल्ली की और भोपाल की काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि 400 पार का नारा आप लोग इसलिए दे रहे हैं कि संविधान बदल पाएँ, आरक्षण बदल पाएँ। कितनी सच्चाई देखते हैं आप इसमें? नहीं, इसमें संविधान बदलने की कोई बात नहीं है। 400 पार का नारा हमने इसलिए दिया है कि हमारा लक्ष्य है और निश्चित रूप से हमारे मोदी जी के, हमारे मोहन यादव जी के, मुख्यमंत्री जी के काम जो है वह उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि 400 पार से भी आगे हम निकल जाएंगे। चलिए, देखिए, इस पूरी चौपाल में हमने कांग्रेस को भी आमंत्रित किया था। कांग्रेस के फिलहाल जो मौजूद हैं उसमें हम सुनील खेड़े से बात करते हैं। कांग्रेस इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ लड़ रही है? देखो, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसी पे लड़ रही है। वो हमेशा ओनली ऑन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात कर रही है, पर जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया आज तक किसी भी सभा में उस पर बात नहीं कर रही है। लेकिन 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी। 24 का चुनाव कितना टफ है, क्योंकि भुरिया जी का अंतिम चुनाव माना जा रहा है और हार गए तो हार की हैट्रिक की भी संभावना है। नहीं, इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बार जो भाजपा माहौल बना रही 400 पार, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 200 पार भी नहीं होगी भाजपा इस बार। चलिए, फिर आते हैं दादा आपके पास। बालू सिंह गामड़ साहब पहुँचे हैं इस चौपाल में, भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार। बालू सिंह जी, क्या लगता है किन मुद्दों पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जोहार, और साथ ही हमारे रतलाम संसदीय क्षेत्र के जितने भी हमारे सम्मानीय मतदाता बंधु हैं, रतलाम झाबुआ और अलीराजपुर को, सभी को मैं जोहार करता हूं। देखिए, हमारे मुद्दे बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है, जिसमें अगर आप बात करें तो नर्मदा जी के किनारे जितने भी गांव हैं, आप देखोगे मतवाड़ में कितनी, जहां पानी के किनारे रहने के बाद भी यहां पे पानी नहीं है, वहां पर आज तक बिजली का अभाव है, आज तक बिजली नहीं पहुंची है। मतवाड़ क्षेत्र की बात करें और नर्मदा जी के किनारे की हम बात करें, यानी कि अलीराजपुर से जो दक्षिणी इलाका है वहाँ ये परेशानी है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो परिवेश है, आज का जो माहौल है इस देश का, अगर हम बात करें अनेकता और एकता की बात करें, अखंडता की बात करें, पर जो हमारे राष्ट्र के जो गृह मंत्री है उनके द्वारा अगर किसी दक्षिणी स्टेट्स में ये बयान दिए जाते हैं कि यहाँ के जो साधन संसाधन है उस पर ST SC और OBC का हक नहीं बनता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम की जनता से आह्वान करता हूँ कि जो देश के हमारे जो मालिक है, जो 70% जिसका अधिकार है, वो क्या हम लोगों को हमारा नहीं, मतलब अपना नहीं मानते क्या? हर जिम्मेदार, चाहे कोई CM हो, PM हो, चाहे गृह मंत्री हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भारत के जो मूल मालिक है, चाहे नागरिक है, उनकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और साथ ही मैं आगे और बढ़ता हूँ यहाँ पर, तो अगर हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर ग्रेफाइट और चूना पत्थर जैसी खदान निकली है। खदान निकली, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि जो हमारा भंडार है उसमें से आर्थिक रूप से हमारे देश के लिए कुछ न कुछ हो, पर यहाँ पर 14 गांव प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि वो स्थापित होंगे। जैसे जैसे एरिया आगे बढ़ता जाएगा वहाँ पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ के जो मूल निवासी है, वहाँ के जो मालिक है, वहाँ के जो रहवासी हैं, वो वहाँ से विस्थापित होंगे। तो इसके लिए जवाबदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? आपकी बातों का जवाब लेंगे हम बीजेपी की ओर से। दादा, आरोप लगाया गया है कि विस्थापन किया जा रहा है और आदिवासियों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, भारत आदिवासी पार्टी का आरोप। देखिए, यहाँ ये सच्चाई है कि ग्रेफाइट है इस एरिया में, और इसके लिए ये बात भी सत्य है कि भारत सरकार ने एक टेंडर जारी किया था, लेकिन हमारा विरोध 5वीं अनुसूची लागू है और उसके कारण से बिना ग्राम सभा की बैठक किए हुए सहमति के बिना किसी की ज़मीन नहीं ले सकते हैं। और इस बारे में मैं स्वयं
उस गूढ़ा ग्राम में जाकर मैंने कहा था कि यदि आदिवासी की 1 इंच भी ज़मीन जाएगी तो वो मेरे लाश पे से होकर निकलना पड़ेगा। ये मैंने कहा था, ये और किसी ने नहीं कहा था, और हम नहीं लेंगे, और तत्संबंधी आदेश भी आ गए हैं। इस प्रकार पहले भी सालखेड़ा डाबड़ी में चूना पत्थर निकला था, वहाँ पर भी हमने रोका और वो भी आज तक नहीं बन रहा है। आप देखो कि हमारे उमरी में औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ था, लेकिन चूँकि वो सरकारी ज़मीन थी, इसके बावजूद भी आदिवासी द्वारा विरोध किया गया, हमने उसको भी नहीं लिया है। ग्राम चमार बेगड़ा में एक तालाब बन रहा था और उसमें कुछ हमारे किसानों की ज़मीन डूब में जा रही थी। किसानों ने कहा कि तालाब नहीं बनना चाहिए, हम हमारी ज़मीन नहीं देंगे, तो वो तालाब नहीं बना। यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और वो सरकार का एक ही मात्र उद्देश्य है कि जो गांव का आदिवासी कहता है वो हम करेंगे, और उसी के तहत इसको भी निरस्त किया गया। उसका आदेश मेरे पास पड़ा है, भाई साहब मांगे मैं दे दूँगा। चलिए, कांग्रेस से और कोई है? कांग्रेस से आगे हैं। क्या लगता है ये जो चुनाव है कांतिलाल भूरिया वर्सेस अनीता नागर सिंह चौहान, किस रूप में आप देखते हैं और किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? कांग्रेस के पक्ष में जा रही है सीट, और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे शिक्षा का और बेरोजगारी का, जिसमें भाजपा सरकार विफल रही है। झूठे झूठे वादे करे हैं, कोई 15 लाख नहीं आए, कोई रोज़गार की बात करी, रोज़गार में जीरो साबित हुए, और पलायन के नाम पे बड़ी बड़ी योजनाएं चली, ये हो रहा है वो। और आज भी 85,000 मजदूर गए हुए अलीराजपुर ज़िले से, माननीय कलेक्टर साहब का कहना है। और ऐसी स्थिति में पढ़ा लिखा युवा इतना परेशान हो गया है कि उसको रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। अब वो कांग्रेस की ओर रुख कर रहा है, और पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की माहौल बना हुआ है, और माननीय कांतिलाल जी भूरिया अच्छे मतों से विजयी होंगे। इस आरोप पे आपका क्या कहना है? इस अनुमान पे क्या कहना है? ये बात कांग्रेस पिछले कई सालों से कहती आ रही है। इसके पहले 45 साल तक कांग्रेस ने भी राज किया, उन्होंने इसका पालन क्यों नहीं किया? अगर वो चाहती तो कब से गरीबी हटा देती, पलायन को रोक देती, और देश को और बड़े झाबुआ ज़िले को, अलीराजपुर ज़िले को समृद्ध बना सकती थी। ये सिर्फ बोलने की बात है, चुनावी जुमले हैं, बाद में ये सब भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव में फाइट कैसी है, किसकी तरफ आपका दावा है कि कांतिलाल जी जीत रहे हैं एक तरफा? मैं अपने कांग्रेस के बंधुओं को बताना चाहता हूं कि वो खुद आंकड़ा लगा लें कि 2 महीने में कितने कांग्रेसी छोड़ कर बीजेपी में आए हैं, उसी से इनको अनुमान लग जाएगा कि ये सीट जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ये कांग्रेसी क्यों छोड़ रहे हैं, तो कई जगह देखने को मिल रहा है। अभी राकेश जी ने बोला कि भाजपा कहती है वो करती है, तो किसानों के जो 2700 रुपये गेहूँ देने की बात कही थी वो क्यों नहीं करी? उसका जवाब है कोई? वो क्यों नहीं करी? जवाब दीजिए दादा जी। 2700 रुपये का वादा किया था, गेहूं का बोनस नहीं दिया, ऐसा कह रहे हैं। 2400 रुपये दे रहे हैं, और वो भी और भी देने की बात हो गई है, और वो देंगे भाई। 2245 रुपये तो MSP पे दे रहे हैं, और 150 रुपये करीब वो बोनस दे रहे हैं। और निश्चित रूप से वो बोनस बढ़ाएंगे। हमारे मोहन जी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो जो वादे किए वो पूरे करेंगे हम। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस लोकसभा चुनाव में? मेरे हिसाब से तो ये है कि यहाँ गरीब बहुत परेशान है। निचले स्तर पर जो जीवन यापन कर रहे हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति मतलब अपने क्या कहते हैं कि एक संघर्ष रूपी जीवन जी रहा है। अभी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, हालांकि सरकार ने बहुत काम किया। मैं तो पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मैं कहीं जगह बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, और ना ही मतलब कहते हैं ना कि साथ मिलता है और नहीं भी मिलता है। तो डेफिनेटली वही बात हो रही है। मैंने एक छोटी सी चाय की स्टॉल लगा के रखी है, लेकिन कई बार मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दुखी मन से फिर भी केवल मोदी जी के लिए मैं जुड़ के काम कर रही हूँ सर। चलिए, आप बताइए, कोई मन में क्या सोच के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़े बड़े मुद्दे थे 370 और मुस्लिम बहनों के लिए जो 3 तलाक वाली बात थी, वो 3 तलाक वाला भी जो कानून लागू किया मुस्लिम बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भविष्य में उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। और 370 वाला जो मुद्दा था कश्मीर का, वो कश्मीर का मुद्दा भी ख़त्म किया। और देश हित के लिए अनेक मोदी जी ने योजना चलाई, जिसमें मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना जो है हर बहनों के दिल को छू रही है, और हर बहनें इससे खुश है। हर बहनों के खाते में 1250 रुपये आ रहे हैं। इस सरकार से सभी समाज की बहनें बहुत खुश है। ये फिर कांग्रेस ये कह रही है कि बाप पार्टी का यहाँ कैडर नहीं है, तो फिर कैसे आप इस फाइट में हैं?
देखिए, एक बात बता दूं मैं कि बीजेपी और कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी और कांग्रेस मत कहिए। बीजेपी ही कांग्रेस और कांग्रेस ही बीजेपी है। अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात फाइट की, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जितने वादे गिना रहे हैं, देश का हित कब तक है? आप देखोगे तो 4-5 दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या करा? 74,000 करीब संविदा कर्मचारियों के पेट पे लात मारी है, उनके परिवार को उन्होंने गला घोटा है। मैं ये बात करना चाहता हूँ। और आगे अगर हम लोग बात करें तो एक मुख्यमंत्री जिनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि यहाँ प्रदेश की जितनी जनता है, चाहे गरीब वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, पीड़ित वर्ग हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा करे, संरक्षण दे। अगर उनको अनाज नहीं मिलता है तो उनकी भरपाई करे। पर झाबुआ ज़िले में आकर भरे मंच से बोलते हैं कि फोकट का जो अनाज है उसको क्या बोलते हैं। मतलब ये है कि आपको मालूम नहीं योजना कौन सी है। एक आपकी नैतिक जिम्मेदारी यानी कि आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं आप खो चुके हो। मैं ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। आपने झाबुआ की जनता, रतलाम की जनता और अलीराजपुर के रहवासियों का अपमान करा है। आपके अंदर कोई मानव सेवा भाव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप वोट काट रहे हैं उनका, आप जीत नहीं सकते हैं, लेकिन उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। देखिए, कोई चैलेंज करे, मैं बोलता हूँ आपको कि हम 4 विधानसभा 100% हमारे पकड़ में है। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ आप कह दो कि हमारे वोट नहीं है, कोई बोल दे। बोलने के लिए कोई तैयार हो तो बोलिए। हमारे पास पूरा कैलकुलेशन है। अगर 20,58,000 वोट है, उसमें से मुश्किल से 13 लाख वोटिंग हो गई। उसमें से 12 का अगर आप डिवाइडेशन करोगे तो फिर भी जो भी 5 लाख वोट ले आएगा वो 100% जीता हुआ। और हमारे पास पूरा कैलकुलेशन, और हम 100% जीतेंगे। हम किसी को हराने या जिताने नहीं खड़े हुए, हम खुद जीतने के लिए खड़े हुए, मानव सेवा के लिए खड़े हुए, हमारे बेरोजगार युवा साथियों के लिए खड़े हुए हैं, और जो हमारे जो किसान बंधु हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनके लिए खड़े हुए हैं। चलिए, आप कुछ कह रहे थे। अभी आपने बहन से एक क्वेश्चन पूछा था। बहन ने कहा कि मतलब गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये बहन कम से कम 10 साल से बीजेपी से जुड़ी हुई है। और आप समझ सकते हो कि 10 साल से जुड़ी होने के बाद भी अगर एक महिला बीजेपी की कार्यकर्ता बोलती है कि परेशान है और उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तो विचारणीय बात है। उस बहन ने दबी जबान में अपनी बात कह दी। आपने इस चीज़ को नोट नहीं करा, पर मैंने नोट करा है, तो मैंने इसलिए मैंने कहा जो बहन ने जवाब आप ही दे दो। जवाब ये है कि शासन की योजनाएं काफ़ी अच्छी है। मेरे तो काकू खुद उसमें काम करते थे और पार्षद भी रह चुके हैं। मैं खुद काम कर रही हूँ। योजनाओं से हम लोग सभी खुश हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लाडली बहना योजना, आवास योजना है, शौचालय योजना है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं लाभ तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता होने के नाते हमको जो इज्जत मिलना चाहिए, जो होना चाहिए, वो सब नहीं है। पार्टी से आपका मसला है? बिल्कुल भी नहीं है। और कई बार हमारा आप आगे आइए ना, वो भी नहीं होता है। आप बताइए कैसी फाइट है? मतलब कांग्रेस कितना सीरियस होकर इस चुनाव को लड़ रही है? क्योंकि हमने देखा 1 घंटे तो हमको इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस अपनी तैयारी में लगे हुई है, वो दिखावा नहीं करती है, ज़मीन स्तर पे लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने स्तर से मेहनत करके लगा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है 100%। राहुल गांधी के आने से कोई फायदा होगा? मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी की कल सभा हो गई तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कांग्रेस को यहाँ पर प्रचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। राहुल गांधी वैसे तो पूरे देश में घूम रहे हैं, और पहले जहाँ जहाँ भी गए वहाँ बंठा ढाल ही हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, ताकि जोबट का भी बंठा ढाल हो जाए। ये जोवट का भंटा ढाल करवाना चाह रहे हैं। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा किस उम्मीद से जीतने की बात कर रही है। भाजपा में जितने भी नेता हैं अभी जो मेरी नज़रों में यहाँ खड़े हैं, सभी जय श्री राम के नारे लगाने वाले हैं। और उसके बाद कोई बड़ा नेता जाता है तो घर अपनी दुकान पे जाके बैठ जाते हैं। ज़मीन पे कौन ऐसा नेता है जो ग्रामीण में जाके वोट मांगता है? मेरे को बता दो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए, कुछ और लोग हैं, ये जय से जुड़े हुए हैं। आप बताइए चुनाव का आप कैसे देखते हैं और क्या मुद्दा है यहाँ पे? चुनाव में स्पष्ट भाषा में बताना चाहता हूँ कि अब जनता वोट करे तो किन मुद्दों को लेके करे। हर बार यहाँ पे वादे होते हैं, काम किसी प्रकार का होता नहीं है। अब सबसे बड़ी विडंबना है, मैं आदिवासी समाज से आता हूँ और ये क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अभी तक यहाँ पे आदिवासी धर्मशाला नहीं बन पाया, और ये मुद्दा आज से नहीं, कहीं पिछले कई वर्षों से उठा रहे हम लोग। और
आश्वासन भी हमको मिलता है कि हम बनाएंगे, लेकिन कोई बना नहीं पाया। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, वो जाता कहाँ है? यहाँ पे भी हमारे बीच पूर्व विधायक महोदय है, मैं जवाब चाहूँगा कि वो क्या प्रयास किए इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वो विधायक बन के गए थे 2 बार, उन्होंने क्या ऐसा आदिवासी इस क्षेत्र के लिए किया? स्वास्थ्य के लिए बुखार वाला भी अगर जाता थोड़ा ज़्यादा पीड़ित रहता है तो उसको इंदौर या फिर ये बड़ौदा गुजराती रेफ़र करते, बड़वानी रेफ़र करते। अलीराजपुर जोबट से अगर अलीराजपुर रेफ़र किया तो समझो उसको बड़ौदा रेफ़र करना पड़ेगा। वहाँ पे अलीराजपुर में भी इलाज के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। स्कूलों में जाके देखो तो चारा भूसा पड़ा हुआ है। अभी वन मंत्री जो अभी हमारे अलीराजपुर ज़िले के हैं, उनके गांव का प्रतिशत देख लो, 12% शिक्षा। वहाँ पे भी शिक्षा तो किसी प्रकार की दिखाई नहीं दे रही ना। तो आप बताइए, जवाब दो। अगर सही काम किया है तो जवाब हमको चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सवाल है, दोनों ने यहाँ पे आदिवासी समाज को सिर्फ धोखा दिया है। उस वोट लेने के समय आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते हैं। ये हमने देखा है, संसद और विधानसभा में आवाज़ कभी नहीं उठाई इन लोगों ने। ये तो सामने दिख रहा है कि एकलव्य विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, CM राइज स्कूल, कॉलेज, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये कॉलेज जो है कम से कम 40-50 साल से यहाँ पर जोबट में स्थित है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर मात्र 8 का कला का विषय था, और यहाँ जोबट मुख्यालय का होने के बाद भी आप लोगों ने साइंस विषय क्यों नहीं खोला? यदि आप इतने जागरूक थे तो साइंस खोलना चाहिए था। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आमवा की बैठक में मैंने CM साहब शिवराज जी से कहा और उन्होंने तत्काल यहाँ पर साइंस क्लासेस चालू करने की दी। ये हमारा शिक्षा के प्रति विचार है। आर्ट कॉलेज किसने खुलवाया? आर्ट कॉलेज किसने खुलवाया और कौन से कॉलेज में इन्होंने साइंस चालू करवाया? पहले इनसे ये भी पूछ लो। जहाँ पे एक मिनट, लेकिन उनका आरोप आप पे भी है कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में। कांग्रेस ने जो किया है वो तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि कांग्रेस ने नहीं करा। जो आज ट्रेन भी आई है तो कांग्रेस ने जो नींव रखी है उस पर सारी चीजें आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी 20 सालों में क्या करा? अभी हमारे माधो सिंह लाल जी भूरिया खुद कैबिनेट मंत्री रहे, वो अपने जिले में आज तक कोई कॉलेज नहीं खुलवा पाए। इससे बड़ी विडम्बना और क्या है? आज झाबुआ में आज तक वो कॉलेज नहीं खुलवा पाए, इससे बड़ी क्या बात है? जिले में गया था 2008 में ट्रेन का भूमि पूजन किया गया था, और जोबट तक यदि ट्रेन आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। क्या बात कर रहे हो? 2004 में हुआ था माननीय माधो सिंह जी 2004 में हुआ था। मैं संज्ञान देव दादा को थोड़ा सा, झाबुआ में हुआ था भूमि पूजन और सब जगह हुआ है। और जो माननीय कांतिलाल भूरिया जी ने जो नींव रखी थी उसी आधार पर ट्रेन आई है। अब वो ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। 2004 में जो उद्घाटन हुआ था वो दाहोद से वो हुआ था, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ है। वो अभी तक ये अलग से ये 2008 में हुआ था। ये बस बताइए क्या कहना है? देखो भाई साहब, कहते थे सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। और आज विश्व जानता है, तारीख भी बता दी और रामलला विराजमान भी कर दिया है। ये मोदी है, विश्व का नेता है, कांग्रेस और ये मोदी की गारंटी है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो पिछले 20 सालों से काम बढ़ रहे हैं वो अभूतपूर्व कार्यक्रम है। भाई साहब, कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात करती है, पहले ये बताए कि कितनी सीटों पे लड़ रही है। बहुमत के लिए तो लड़ ही नहीं रही है। 200 सीट पे लड़ रहे हैं, उसमें 50 सीट पे निर्विरोध होने वाले हैं। 4 तो निर्विरोध 150 बची है, 10% मिली 15 सीट। तो काय का मैनिफेस्टो? और भाई साहब, आधी रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा दे और राम जी का निमंत्रण को ठुकरा दे, उनको वोट देंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई साहब। ये बोलना चाहूँगा, देखिए मैं आप दोनों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी, मैं दोनों से ही सवाल करना चाहता हूँ कि पलायन के लिए आपने क्या करा? रतलाम झाबुआ राजपुर के लिए क्या ट्रेन आपने चलाई? तो क्या यहाँ से गोदड़े गाबे बांध के क्या गुजरात जाने के लिए करी क्या? उनके बच्चे क्या कर रहे? 1 से 5वीं तक बच्चे, उनका भविष्य खराब हो रहा है, उसके बारे में आपने सोचा क्या? रुकना, मैं और बोलना चाहूँगा, आप हमें पूरा समय दें इनके इतना। मैं और बात करना चाहूँगा, चाहे माता बहनें हो चाहे हमारे साथी लोग हो,
अगर एक्सीडेंट होता है तत्काल, या माता या बहने की अगर डिलीवरी होती है उस दौरान उनको नई ज़िंदगी मिलती है, उसके लिए चाहिए रहता है ब्लड। क्या कांग्रेस या बीजेपी, आप 70 साल से राज कर रहे हो, कोई 20 साल से कर रहा है, आपने क्या जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था करी? हम करेंगे, ये बोल रहा हूँ मैं, आगे और बोलूँगा। जितने भी हमारे विद्यार्थी साथी है, हम लोग नहीं मैं सुनो आप, वो फिर 3 सवाल हो जाएंगे तो बोल जाएंगे। आप इनसे पूछिए, इन्होंने तीन नहीं, तो पाँच एक सवाल करके जवाब देंगे, 5 सवाल का एक करके। तो पहला सवाल था कि पलायन आप लोग नहीं रोक पाए। नहीं, देखो पलायन का सवाल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नरेगा योजना चालू है और वह योजना गांव के आधारित होती है, और गांव के यदि 20 लोग यदि आवेदन देते हैं कि हमें तालाब बनाना है या सड़क बनाना है तो निश्चित रूप से ये काम होगा। लेकिन यदि कोई आवेदन नहीं देगा तो उसका क्या करेंगे, बताओ आप मेरे को। देखिए, आप मनरेगा की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं ठीक है मैं मुद्दे पर आता हूँ। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आपने जो रोजगार दिए थे वो छीन लिए, नंबर 1। दूसरी बात, जो सरकारी जितनी सेवाएं थी, नौकरियां थी, आपने उनका गला घोटा। जितने भी विद्यार्थी साथियों ने जो ग्रेजुएशन करा है, पीजी करा है, चाहे टेक्निकल चीज़ें करी है, आपने आउटसोर्स के माध्यम से उनको लंगड़े लूले बना दिए। जिस दिन कुछ होता है उस आपके पास क्या प्लान है, कोई बताए मुझे। चाहे आप सत्ता में हो तो आप बताइए ना, आपने क्या करा? दिहाड़ी पे रख दिए उनको, ग्रेजुएशन वालों को, चाहे बीई करा हुआ हो, मेडिकल वाला हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, आप उसके लिए कुछ योजना है आपके पास, बताइए मुझे। मैं आपको बताऊं कि आउटसोर्स क्यों लागू हुआ। वो इसीलिए आउटसोर्स लागू किया गया है कि यहाँ पर यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो हमारे ही लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में बरसों तक रहते हैं, और फिर क्या होता है, कोर्ट में जाने से वो नौकरियां ख़त्म हो जाती है और शासकीय काम ठप हो जाते हैं। इसलिए आउटसोर्स किया, और नौकरियां जहाँ लगती है वहाँ पर आउटसोर्स वाले को निकाल दिया। ये सवाल इन्होंने आपसे भी किया है, कांग्रेस से भी किया है कि रोजगार देने में आप विफल रहे, पलायन हो रहा है। कांग्रेस ने बहुत प्रयास करा और सारे क्षेत्र में पहले 100 दिन के लिए रोजगार दिया था, पर अभी जो रोजगार बीजेपी के शासनकाल में चल रहा है, तालाब बनाना हो तो रातम रात जेसीबी बना देती है। और एक मेरे भाई ने बोला कि राम मंदिर बनाया तो सबको प्रसन्नता है, राम मंदिर बनाया, और सबने शुभकामनाएं, मैंने खुद ने होल्डिंग लगा के जो वोट में दी है। और ये राम मंदिर के नाम पे वोट की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि रोजगार की बात क्यों नहीं करते? रोजगार का क्या मोदी जी ने बोला था, मजदूर नहीं मिल रहे, उनको जेसीबी से काम करवा रहे हैं। आप बताओ कहाँ काम करवाना है, आप तैयार करो मजदूर, हम काम देते हैं। आप कहो तो कल सैंक्शन करा देंगे। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा तो रोजगार नहीं मिल रहा तो बाहर जा रहा है। मैं भाई साहब को बता दूंगा, राम मंदिर बनने से आज यूपी के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पर्यटन को, मजदूर को, कुली को, वेटर को, एक एक व्यक्ति को इतना रोजगार मिला है कि आज देश में सबसे ज्यादा चढ़ाव उस मंदिर मारा। उस मंदिर से लाखों करोड़ों लोगों के घर परिवार चूल्हे जल रहे हैं। राम आस्था नहीं है, राम भक्ति है, राम त्याग है, राम तपस्या है और राम रोजगार है। जय जय। ब्लॉक लेवल पे भी ब्लड बैंक नहीं है, रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, इस पे क्या कहना है? ब्लॉक लेवल पे ब्लड बैंक है, यहाँ है अलराजपुर में। भाई साहब अभी पूरी जानकारी नहीं ली है, नई पार्टी है इनकी, और इनको भी पूरी ये क्षेत्र की जानकारी। यहाँ पर ब्लड बैंक भी है, सबदूर ब्लड बैंक है, और डोनर भी है। यदि किसी को आवश्यकता पड़े तो डोनर का सर्टिफिकेट है, वहाँ से डोनर ले सकते हैं। जिसके यहाँ भी डमी हो जाती जोबट में, तो वो पुण्य के काम के लिए उस दिन, जिस दिन उनका 13वां का कार्यक्रम रहता है, उस दिन ब्लड डोनेशन के लिए गाड़ी खड़ी रहती है, और हर एक जोबट के वासिंदों का ब्लड लेकर गरीबों को दिया जाता है। मैं आपको बताऊं भाई साहब कि यहाँ पर आई बैंक भी है, यहाँ आई का काम भी होता है। यदि कोई ब्लाइंड होता है तो उसको जो मृत्यु हो जाती है तो हम है ना उसको उसका कॉर्निया निकाल करके और उसको वापस देख सके ऐसा बनाते हैं। और जब मैं विधायक था तो मैंने आई बैंक को एक अपनी विधायक निधि से एक गाड़ी दी थी ताकि सुलभता से आई बैंक संचालित हो सके। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि कोई मर जाता है उसकी आंख निकाल के हम दूसरे की सेवा करते हैं, तो हम है ना किसी को मारना नहीं चाहते, पहली बात तो है ना। ठीक है, मैं और आगे उसके लिए आगे आ रहा हूँ। आप सुन लीजिए, मैं आगे आ रहा हूँ। मैं सवाल सुन लीजिए। आपने आय की बात करी,
आपने जो सिकल सेल से जो लोग बीमार हो रहे हैं उसका क्या, सिलिकोसिस बीमारी से लोग मर रहे हैं उसका क्या है, आपने कौन सा इलाज होता है बताइए। टीबी जैसा रखा है और बराबर इलाज कर रहे हैं के आधार पे बात करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा चलो, सिकल सेल का आप क्या इलाज करोगे? आपको हम सांसद बना देते हैं, क्या करोगे बताओ? हाँ ठीक है, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं इंजीनियर, मैं आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। नारे ने बहस से मत भटको, आवाज निकालने के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास, आप बोल रहे हो ना क्या करोगे, हमारे पास अच्छी आधुनिक मशीनें होगी, हम यहाँ से रेफर करवाने के लिए वहाँ दाहोद का नहीं बोलेंगे। जो भी बीमारियां हैं उसके स्पेशलिस्ट रखेंगे, आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं वो बिल्कुल मदद करेंगे। और साथ ही हम लोग अगर और आगे बढ़े तो कुपोषित बच्चों की स्थिति क्या है, सिकल सेल की क्या स्थिति है, यहाँ कितने प्रकरण आप बता दीजिए हमें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार क्षय रोग, टीबी रोग एक असाध्य रोग था, उसको हमने साध्य करके टीबी खत्म करने का काम किया है और आने वाले समय में इस सिकल सेल को भी हम खत्म करेंगे और इसके ऊपर काम चल रहा है। मैं आता हूँ फिर आता हूँ। चलिए बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी जोबड़वासियों को बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ पर बीजेपी की सरकार तकरीबन 20 साल से है। यहाँ जो संबल कार्ड मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था गरीबों के लिए, आज तक उसको सभी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और माननीय विधायकों से हमने इसको पास करवाया, विधानसभा में प्रश्न उठवा के पास करवाया है और 4 महीने हो गए, अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं हुई जोबड़ की नगर परिषद में और न ही उनको पैसा डाला अभी तक। आप बोलिए। सब लोग बोल रहे कांग्रेस जीत रही, बीजेपी जीत रही, लेकिन अभी विधानसभा, जोबड़ विधानसभा में हमारी बहन सेना पटेल भारी बहुमतों से जीती। यहाँ से ही 37,000 की लीड ली उन्होंने जोबड़ से। अगर ये पूरा झाबुआ जिला और रतलाम जिला लेंगे तो कम से कम 2 लाख की लीड लेगा कांतिलाल भूरिया, ये अपनी गारंटी है। और जो 2 लाख की लीड लेंगे, आपको ऐसा लग रहा है? भाई साहब मेरा तो ये कहना है कि पीछे के जीरो आगे लगा दो। सुनो, जितने जीरो आपने 500 बार 400 बार 400 बार बोल रहे, 500 बार पूरी क्यों नहीं बोलते? 2, 4, 5, 10 सीट 50 सीट कौन छोड़ रहे हैं? वो भी बाहर कर रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि कांग्रेस कुल कितनी सीट पे लड़ रही है? आप बताओ कांग्रेस कुल कितनी सीट पे लड़ रही है? कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ रही है? अरे कांग्रेस बहुमत के लिए ही नहीं लड़ रही है, आप सरकार बनाने की बात करते हो और कांग्रेस के पास तो पीएम ही नहीं है। 1726 लाड़े इकट्ठा करके तो दूल्हा बना रहे हो, वो तो कहाँ से लाओगे? हत्या कर रही है बीजेपी, कहाँ से बनाओगे? लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आपने इंदौर में देखा, भाजपा 400 पार की बात करती है। मैं कहना चाहता हूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो कांग्रेस वाले का पर्चा जाके खिंचवा रहे हो। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं। कांग्रेस वालों की हत्या नहीं है तो क्या है? कांग्रेस वालों की गलती है, ये कांग्रेस वालों की गलती है। वो कांग्रेस से डर के भागे, वो कांग्रेस से खुद डर के भागे, क्योंकि कांग्रेस का ही लोग उनका हत्या कर रहे हैं। कांग्रेस उसका भविष्य खत्म कर रही है। वोट का महत्व नहीं है कांग्रेस, ये भाजपा वाले वोट के महत्व नहीं देख रहे, मतलब खरीद के सरकार बना लेते और विकास की बात करते। हमारे जो ग्रामीण में जो है ना, जो पीएम आवास करके उसमें पक्षपात है, मतलब उसमें 1,20,000 में मकान बना रहे। हमारे लोग जेवर बेच के, चांदी बेच के सब मतलब कर्जे वाले हो गए, मतलब वो विकास इनका बीजेपी का। सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हमेशा हमारे साथ समस्या ये है कि जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं और आपस में कांग्रेस बीजेपी लड़ने लग जाती है। ऐसा ही ये पूरे लोकसभा में यही चल रहा है अभी भी। विक्रांत भूरिया और नागर सिंह चौहान हमेशा आपस में बयानबाजी कर रहे, जनता के मुद्दे गायब है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस के साथियों से भी और भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी पूछना चाहता हूं, आप अगर बस स्टैंड पे जाते हो तो अभी भी देख लो पलायन कितना खतरनाक हो रहा है। बसों के ऊपर नीचे भेड़ बकरियों की तरह भर के आदिवासियों को ले जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है।
आज तक किसी ने पलायन को रोकने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की, कोई योजना नहीं बनाई। और बात आप करते हो राम मंदिर की। राम मंदिर को मानने वाला आदिवासी समाज है, सुबह सबसे पहले उठता है और किसी से मिलता है तो आदिवासी समाज आपस में राम राम से शुरुआत करता है। राम हमारे दिल में है, हम मानते हैं। लेकिन मुद्दा इस झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम लोकसभा का राम मंदिर नहीं है। यहाँ का मुद्दा बनना चाहिए लॉ कॉलेज, यहाँ का मुद्दा बनना चाहिए एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ का मुद्दा बनना चाहिए मेडिकल कॉलेज, यहाँ का मुद्दा बनना चाहिए पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ का मुद्दा बनना चाहिए ये जो स्वास्थ्य में पलायन हो रहे उनको कैसा रोका जाए। इसका जवाब दो। जवाब दो। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पलायन रुकेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, 20 साल होने जा रहे हैं और ऐसी कंडीशन है कि अभी तक मैं दादा से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कौन सी ऐसी योजना लाए। ये आरोप लगाते कांग्रेस ने पलायन नहीं रोका, तो मैं पूछता हूं कि कौन सी ऐसी योजना लाए जिससे पलायन रुका है। देखो पलायन नहीं होता है, काम बहुत है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप आवेदन दो, हम चलाओ। और आप ये कहो कि हम मजदूरी करके काम करेंगे तो हम कल ही काम खोलने को तैयार है। आचार संहिता समाप्त हो, आचार संहिता समाप्त हो, काम खोल लेंगे। देखिए, मैं सम्माननीय हमारे पूर्व विधायक महोदय से इनसे और हमारे कांग्रेस के जो सम्मानित साथीगण हैं उनसे भी एक सवाल करना चाहूँगा कि जो सरदार सरोवर डैम बना है गुजरात के उसमें, और उसका बैक वाटर पूरा कहाँ आ रहा है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे, ठीक है। जब भी वो ज्यादा पानी आएगा वहाँ पे कंपन जैसी परेशानियां बनती है। और साथ ही अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं कौन सी कि वो पलायन नहीं होता है, रोजगार कैसे होगा? आपको थोड़ा एक नैतिक उस पद पे रह चुके हो, आप जिम्मेदार व्यक्ति के नाते सही बातें होना चाहिए। क्या आपने सरदार सरोवर जो डैम है हमारी छाती पे जो बनाया गया है उसका पानी अभी तक अलीराजपुर और जोबट में क्यों नहीं आया किसानों के लिए? आप बात कर रहे हो कि यहाँ के जो पलायन करता है वहाँ पे गुजरात में जाके खेती करे, तो आप लोगों ने यहाँ क्या करा? भैया यहाँ के लिए देखो लिफ्ट इरिगेशन चल रही टपक पर। मेरी बात सुनो, अभी अलीराजपुर तक और खट्टाली तक नर्मदा जी का पानी आ रहा है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं कि जल नहीं आया नहीं, क्या खेती कर रहे हैं लोग बात? आप चले जाओ, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, फुल पानी आ गया। अच्छा, देखिए, जोबट की इस चुनावी चौपाल में कांग्रेस, बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के लोगों के साथ साथ आम लोगों से हमने बातचीत की। शिक्षा, रोजगार, पलायन, सिंचाई, ये यहाँ के मुद्दे उभर के सामने आए हैं। तो जोबट की इस चौपाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगली चौपाल के लिए मिलते हैं कल रतलाम जिले में।